अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 23 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और इसमें हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़ के सिलसिले में प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट जो है ये टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स को हम गुड्स कहते हैं, और जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे जो खाना आपको सर्व किया जाता है वो टेंजिबल होता है, इसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी सर्विस कैसी थी, उनका बिहेवियर किस तरह का था, जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, इसे आप छू नहीं सकते, तो ये इंटेंजिबल होता है। तो प्रोडक्ट्स गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन ये बाहर कस्टमर के लिए एक सॉल्यूशन होता है। जब आप किसी कस्टमर की किसी नीड को पूरा करने के लिए उसे प्रोडक्ट देते हैं तो उसके लिए ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है। ये जो सर्विसेज हैं इसमें 4 तरह की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहली इंटेंजिबिलिटी है, यानी सर्विसेज को आप महसूस कर सकते हैं, आप इन्हें छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल होती हैं। इनसेपरेबिलिटी, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है या लोग हैं उनके साथ आपका जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट और लाइव कांटेक्ट होता है, आप सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद वेरिएबिलिटी है, सर्विस का जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, इसमें चेंज आ सकता है और ये किसी जगह पे डिफरेंट हो सकती है। आप देखेंगे जो गुड्स हैं उनकी आप उनका साइज़ देख लें, उसका वेट देख लें, उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, उसकी पैकिंग देख लें, वो सब कुछ आपको हर जगह पे एक तरह का मिलेगा। लेकिन सर्विसेज में वेरिएशंस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पीसी होटल लाहौर में जाते हैं और पीसी होटल मुल्तान में जाते हैं तो हो सकता है कि दोनों की सर्विसेज में आपको फ़र्क महसूस हो। और आखिरी जो चीज़ है पेरिशेबिलिटी, बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिन्हें हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता। ये आपको लाइव जो है वो दी जाती हैं, ये बराह रास्त आप तक पहुंचाई जाती हैं। इनको स्टोर करना जो है वो मुश्किल काम होता है। फिर आपने 3 तरह की टर्म्स भी सुनी होंगी, कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। कमोडिटीज़ हम कहते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो हैं इन रॉ मटेरियल से बनाई जाती हैं। ब्रांड जो है ये प्रोडक्ट से बड़ी चीज़ है। अगर आप ब्रांड की इक्वेशन देखें तो दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस ब्रांड एलिमेंट्स प्लस कस्टमर वैल्यू। ब्रांड एलिमेंट से मुराद उस ब्रांड का कुछ नाम होगा, उसका कुछ लोगो होगा, डिज़ाइन होगा, पैकिंग होगी, कलर स्कीम होगी, थीम होगा, कुछ जिंगल हो सकती है, और उसके साथ साथ कस्टमर जो है उसमें एक वैल्यू भी फील करते हैं ब्रांड्स के अंदर। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स जो है वो ब्रांड्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप देखें कि कॉटन एक नेचुरल मटेरियल है, एक कमोडिटी है। उसी कॉटन से जब शर्ट बनाई जाती है तो ये प्रोडक्ट बन जाती है, और जब इसके ऊपर यूनिवर्थ का लेबल लगाया जाएगा तो ये ब्रांड बन जाएगा। लाइमस्टोन एक नेचुरल मटेरियल है, और जब इससे आप सीमेंट बना लेते हैं तो सीमेंट एक प्रोडक्ट है, और बेस्ट वे सीमेंट जो है वो ब्रांड है। इसी तरह से पोटैटोज़ कमोडिटी है, चिप्स अगर आप उससे बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट है, लेकिन लेज़ इसमें ब्रांड है। किसी भी प्रोडक्ट के 5 लेवल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला कोर प्रोडक्ट है, फिर जेनेरिक है, एक्सपेक्टेड है, ऑगमेंटेड है और पोटेंशियल प्रोडक्ट है। ये जो कोर प्रोडक्ट है ये बेसिकली नीड को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह जेनेरिक प्रोडक्ट जो है ये वांट को, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है ये डिमांड को सेटिस्फाई करेगा। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट से मुराद है किसी प्रोडक्ट के वो फीचर्स जो अनएक्सपेक्टेड थे कस्टमर के लिए, और पोटेंशियल प्रोडक्ट से मुराद वो प्रोडक्ट है जो अभी आने वाली है, जिसके फीचर्स जो है वो आने वाले हैं, कोई नया डिज़ाइन, कोई नया मॉडल उसका आने वाला है। मैं इसकी 2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ, एक गुड्स में से और एक सर्विसेज में से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको गुड्स में से एक मिसाल देता हूँ। देखें, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ चाहिए। ये कोई चीज़ जो है ये बेसिकली आपकी नीड को ज़ाहिर कर रही है, और इसका ताल्लुक कोर प्रोडक्ट के साथ है। अब उसके लिए आप साइकिल भी ख़रीद सकते हैं, बाइक भी ख़रीद सकते हैं, गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं, कोई और सवारी भी आप ले सकते हैं। अगला जो लेवल है वांट के, आप क्या चाहते हैं इन इन मुख्तलिफ ऑप्शंस में से, जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे
वो आपकी वांट बन जाएगी और इसे आप जेनेरिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेट्स से आपने बाइक को सिलेक्ट की तो ये जेनेरिक प्रोडक्ट लेवल है। अब जब आप बाइक ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपके जहन में कुछ उसके एक्सपेक्टेड फीचर्स होते हैं कि उसका डिज़ाइन इस तरह का होगा, वो इतनी माइलेज जो है वो होनी चाहिए, उसके टायर्स इन्फ्लेटेड टायर्स होने चाहिए, और जो जो भी फीचर्स आपके जहन में होते हैं ये सारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैं। जब आप वहाँ गए और आपको आपकी मतलब की जो प्रोडक्ट है, ब्रांड है, वो मिल गया, अब वो आपको जो शोरूम वाले हैं वो कहते हैं कि जी हम आपको फ्री आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, या जब आप बाइक लेके निकलने लगे तो उन्होंने आपको एक हेलमेट एज गिफ्ट दे दिया। अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन में नहीं थे लेकिन ये आपको एडिशनली मिल गए। इन्हें हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स कहते हैं और जाहिर है कि ये कस्टमर की लॉयल्टी विन करने में काम आते हैं। कस्टमर इस चीज़ को पसंद करेगा, कस्टमर डिलाइट की तरफ जो है हम इसे लेके जाएंगे। और फाइनली जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है उससे मुराद है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके आने वाले फीचर्स किस तरह के हैं, उसके नए मॉडल्स कब आ रहे हैं, किस तरह का उसमें डिज़ाइन होगा। अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसमें किस तरह के फ़ीचर्स होंगे, एसेसरीज़ कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो पोटेंशियल प्रोडक्ट का हिस्सा हैं। दूसरी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर्विसेज से, और लेट्स से होटल रूम की एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप सपोज़ के इस्लामाबाद गए हैं और आपने वहाँ पे रात को स्टे करना है। अब स्टे करने के लिए आपको कोई जगह चाहिए, ये आपकी नीड है जिसे आप एक कोर प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो आपने किसी होटल में एक कमरा बुक करवाया, तो ये आपकी जेनेरिक प्रोडक्ट है कि आपने रहने के लिए एक कमरे का इंतखाब किया। अब जब आप रूम वहाँ पे बुक करते हैं तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो नीट एंड क्लीन होगा, उसके ऊपर जो भी फर्नीचर है रिलेटेड वो मौजूद होगा कमरे में, अलमारी भी होगी, उसके साथ अटैच बाथ भी होगा, उसमें गर्म या ठंडा पानी भी अवेलेबल होगा, आपका जो बेड है वो भी कंफर्टेबल होगा। ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगी। फिर जब आप वहाँ पे गए और अगले दिन जब आप सुबह उठे तो पता चला कि जी न्यूज़पेपर भी आपको दिया गया है और फ्री ब्रेकफास्ट भी है और शू पॉलिश जो है वो भी फ्री है, और आपको जाते हुए एक छोटा सा बुके भी उन्होंने दे दिया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो CRM का एक पार्ट हैं, कस्टमर्स बनाने में, रिटेन करने में हमें मदद दे सकती हैं। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी लेकिन अगर ये आपको मिल गई हैं तो ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। पोटेंशियल प्रोडक्ट से मुराद है कि फ्यूचर में किस तरह की सर्विसेज वो ऑफ़र करेंगे। अगर आप लेट्स से उनके साथ कांटेक्ट में हैं, आप उनकी वेबसाइट ब्राउज़ करते हैं या वो आपको ईमेल्स भेजते हैं या किसी भी तरीके से आपका कांटेक्ट है, तो वो बताते हैं कि जी हम इन फ्यूचर जो है वो फ़लाँ जगह पे अपनी ब्रांच खोलने जा रहे हैं, या हम अपने जो कस्टमर्स के लिए डिस्काउंटेड रेट्स ऑफ़र करेंगे, या अब हमारे साथ फैमिली के लिए भी जो है वो रूम्स अवेलेबल हैं, या जो भी वो फीचर्स ऑफ़र करेंगे ये पोटेंशियल प्रोडक्ट में आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। देखें जो प्रोडक्ट्स हैं वो 4 तरह की होती हैं। एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं जो जिन्हें आप FMCGs कह सकते हैं, जो आप ग्रॉसरीज वगैरह ख़रीदते हैं। ये इनएक्सपेंसिव होती हैं आमतौर पे और रूटीन में हम इसको ख़रीदते रहते हैं, जैसे टूथपेस्ट है या सोप है या शैम्पू है या इस तरह की और भी जो आइटम्स हैं, और कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, इसलिए हम उन्हें हैबिचुअल बाइंग के तहत ही ख़रीद लेते हैं। दूसरी वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप शॉपिंग प्रोडक्ट्स या शॉपिंग गुड्स कहते हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं और आम तौर पे बहुत रूटीन में नहीं ख़रीदी जाती, कभी कभार ख़रीदी जाती हैं। जैसे कैमराज़ हैं, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, या आपने एयरप्लेन पे मूव करना है कहीं पे। फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और बहुत ही कम आप उसे जो है वो ख़रीदते हैं। जैसे कोई लग्जरी गाड़ी है या वॉचेज़ हैं या ज्वेलरी है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमनली नहीं ख़रीदी जाती हैं। और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमूमन उसको नहीं ख़रीदते या उसको ख़रीदने का फ़ैसला हम खुद नहीं करते, बल्कि जो कंपनी की तरफ से हमें मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है कि आप इसे लें। और जैसे आप इसकी इंश्योरेंस की मिसाल ले लें तो कम लोग हैं जो खुद इंश्योरेंस करवाते हैं,
ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट हैं उनके पास आते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, रीजंस देते हैं और उसके बाद लोग उसके लिए तैयार होते हैं। तो आप ये जो कंपैरिजन है हर एक प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लॉयल्टी और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो खुद देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो 4 तरह के प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जो है वो आमतौर पे बुक्स में दिए जाते हैं। एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी है। क्वालिटी से मुराद है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को कितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती है। जितनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी उतनी ही प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। दूसरा है प्रोडक्ट के फीचर्स। ये वो टूल्स हैं या मैकेनिज्म है जो कि एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करता है। यानी ब्रांड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो फीचर्स की बेस पे ही करते हैं। तीसरी चीज़ है प्रोडक्ट का स्टाइल, जिसमें उसकी जो अपीयरेंस है, लुक है, एस्थेटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है तो उस गाड़ी को जब आप देखते हैं उसका कलर आपको कैसा लग रहा है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ किस तरह का है, कितनी ज़्यादा वो खूबसूरत है, उसकी लुक किस तरह की आ रही है, तो ये सारी चीज़ें उसका स्टाइल है। जबकि जो डिज़ाइन होता है ये स्टाइल से बड़ी चीज़ है। इसमें जो विजिबल एस्थेटिक्स हैं यानी स्टाइल है वो भी शामिल है और जो फीलेबल कंपोनेंट्स हैं उसके, जो फीलेबल पोर्ट्रेयल है वो भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी जो सीट्स हैं वो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर जो कवर है बहुत खूबसूरत है, लेदर के कवर्स जो है वो उसके ऊपर मौजूद हैं और कलर उसका बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको देख के नज़र आएंगी, लेकिन जब आप उस सीट के ऊपर बैठते हैं तो आपको वो बहुत कंफर्टेबल महसूस होती है। ये जो कंफर्टेबल महसूस हुई है ये देखने से नहीं हो सकती, ये उस पर बैठने से होगी। ये आपका फीलेबल कंपोनेंट है। तो फीलेबल कंपोनेंट्स भी और जो विजिबल एस्थेटिक्स हैं दोनों मिलके प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनता है। इसके बाद है जी प्रोडक्ट लाइंस, और ये कई चीज़ों पे बेस करती हैं। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक सेविंग्स, एक ही कंपनी मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स जो है वो बनाती है, ताकि अगर कोई महंगा ब्रांड नहीं ख़रीद सकता तो वो उसका जो लेस एक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल ब्रांड है वो ख़रीद सके। जैसे लेवाइस भी जीन्स बनाती है और इसी का दूसरा ब्रांड डेनिजन है, वो भी जीन्स है लेकिन वो इकोनॉमिकल ब्रांड है। फिर अपसेलिंग है। अपसेलिंग से मुराद है कि एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए जाते हैं। जैसे BMW है उसमें 357 सीरीज़ हैं, या आल्टो गाड़ी है उसमें VX है, VXR है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में भी आपको मुख्तलिफ जो उसके वर्जन्स हैं वो नज़र आते हैं। इसके बाद क्रॉस सेलिंग है कि आप एक मेन प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उसके साथ इस्तेमाल होने वाली दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाते हैं, जिन्हें आप उसकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। जैसे HP वाले प्रिंटर्स बनाते हैं तो उसके साथ कैट्रिजेस भी बनाते हैं, इसे हम क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट लाइंस कहते हैं। फिर हर प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो भी होता है कि उस प्रोडक्ट या ब्रांड के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सब ब्रांड्स या सब प्रोडक्ट्स जो है वो चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर सोनी का पोर्टफोलियो देखें तो सोनी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी बनाती है। सोनी कंपनी जो है ये वीडियो गेम्स भी बनाती है, ये मूवीज़ भी बनाते हैं और ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं ये मिल के सोनी का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब हम बात करेंगे जी लाइन एंड ब्रांड एक्सटेंशन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रही है प्रोडक्ट कैटेगरी विच में बी एग्जिस्टिंग और न्यू, और जो वर्टिकल एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है वो ब्रांड नेम है। अगेन ये एग्जिस्टिंग और न्यू हो सकता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने। अगर ब्रांड नेम सेम है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी सेम है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। और आगे मैंने ये जो एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं वो एग्जांपल्स दी भी हैं। अगर ब्रांड नेम भी वही है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी चेंज नहीं हुई, तो इसको हम लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। और सर्फ एक्सेल में मैंने बताया है कि सर्फ एक्सेल मुख्तलिफ पैकिंग्स में अवेलेबल है। ये जो मुख्तलिफ पैकिंग्स हैं इसे आप लाइन एक्सटेंशन कहते हैं, क्योंकि देखें जो ब्रांड नेम है वो सर्फ एक्सेल ही रहेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी ये एक वॉशिंग पाउडर है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन पैकिंग का जो फ़र्क है वो इसमें आ जाएगा। फिर दूसरी जो एग्जांपल है
दूसरी जो कैटेगरी है वो देखें, ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग, लेकिन जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो न्यू है। और इसमें मैंने गोरमे की एग्जांपल दी है, इसे हम ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रांड नेम अगर सेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी सेम है, वो लाइन एक्सटेंशन है। लेकिन अगर ब्रांड नेम सेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो न्यू आ जाती है, तो उसे हम ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं। और इसकी मिसाल मैंने गोरमे की दी है कि देखें, गोरमे बेकर्स भी है, नाम गोरमे, प्रोडक्ट कैटेगरी बेकर्स हैं। और गोरमे फर्नीचर भी है, नाम गोरमे है लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो गई, फर्नीचर बन गया, तो इसे हम ब्रांड एक्सटेंशन कहेंगे। फिर तीसरी ऑप्शन देखें कि जो ब्रांड नेम है वो चेंज हो गया, वो न्यू है, और प्रोडक्ट कैटेगरी एग्जिस्टिंग है। प्रोडक्ट कैटेगरी में ही एक नया ब्रांड आपने ऑफर कर दिया, इसे हम मल्टी ब्रांड्स कहते हैं। जैसे आप देखें कि जो लिप्टन येलो लेबल है, ये भी चाय है, और सुप्रीम भी चाय है, दोनों एक ही कंपनी की हैं, यूनिलीवर की। तो चाय एक ही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन ब्रांड नेम्स इसके डिफरेंट हैं, इसे अब मल्टी ब्रांड्स कहते हैं। और फाइनली अगर एक कंपनी जो है वो किसी नई प्रोडक्ट कैटेगरी को बनाती है किसी नए ब्रांड नेम से, तो इसे हम न्यू ब्रांड कहते हैं। जैसे जंग अखबार हुआ करता था, तो उन्होंने एक टीवी चैनल बना लिया है। टीवी चैनल एक डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, न्यूज़पेपर एक डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो गई, नई आ गई, और उसका नाम उन्होंने जंग नहीं रखा, जियो रखा, यानी जो ब्रांड नेम है वो भी चेंज हो गया। तो ये उसकी एग्जांपल है। स्क्रीन पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, सर्फ एक्सेल लाइन एक्सटेंशन, और गोरमे जो है ये ब्रांड एक्सटेंशन की एग्जांपल है। लिप्टन और सुप्रीम ये मल्टी ब्रांड्स की एग्जांपल है, और जंग और जियो कहानी ये जो है वो न्यू ब्रांड्स की एग्जांपल है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैट्रिक्स स्ट्रेटजीज में पढ़ाया जाता है वो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो बेसिकली अगर हमने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें गाइडलाइन देता है। आप इसकी अगर डायमेंशंस देखें तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पे आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नज़र आएंगी, जो कि एग्जिस्टिंग हो सकती हैं और न्यू हो सकती हैं। और वर्टिकल साइड पे आपको मार्केट्स नज़र आएंगी, अगेन ये एग्जिस्टिंग हो सकती हैं और न्यू हो सकती हैं। तो देखें, आप अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। इवन आप मार्केट पेनिट्रेशन के ज़रिए भी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मिसाल इसकी ऐसे है कि आपका एक रिटेल स्टोर है जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है, और वो लाहौर के अंदर मौजूद है। अब चूंकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो आपने ये सोचा कि लाहौर में ही उसी स्टोर की एक और ब्रांच जो है वो खोली जाए। तो देखें, प्रोडक्ट या सर्विस आपकी सेम है, मार्केट भी आपकी सेम है, सिर्फ एक नई ब्रांच आपने बना ली। उसके बाद एक और ब्रांच आपने शुरू की, फिर एक और ब्रांच आपने शुरू की। तो लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में आप अपनी जो ब्रांचेज़ हैं वो इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, लेकिन ग्रोथ फिर भी हो रही है। दिस इज़ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने स्टोर जो है वो लाहौर में शुरू किया, अब आप कहते हैं कि मुझे कराची में भी इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो शुरू करनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग जो आपकी प्रोडक्ट है उसके साथ आप अगर कराची में इसकी ब्रांचेस शुरू कर देते हैं तो मार्केट आपकी चेंज हो गई, अब आप एक नई मार्केट में चले गए, विच इज़ कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, फिर तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है कि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही आप एक नई प्रोडक्ट ऑफर कर देते हैं, तो इसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक कंपनी जो मार्कर्स बना रही थी, परमानेंट मार्कर्स, तो उन्होंने, और लाहौर के अंदर बना रही थी, अब उन्होंने ये किया कि मार्कर्स के साथ उन्होंने स्टेशनरी का कुछ दूसरा सामान भी बनाना शुरू कर दिया। तो जो उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो चेंज हो गई, नई प्रोडक्ट्स आ गई, लेकिन वो बेच लाहौर में रहे। तो इस चीज़ को हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। एग्जिस्टिंग मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट नई है। और अगर एक कंपनी कोई नई प्रोडक्ट बनाती है किसी नई मार्केट के लिए, तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की कंपनी है और पाकिस्तान में रहते हुए वो शर्ट्स बना रही है।
तो पाकिस्तान उसकी मार्केट है, शर्ट्स उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। वो कंपनी अब सोच रही है कि हम मिडल ईस्ट के लिए जो है वो शूज़ बना के उनको एक्सपोर्ट करें। तो शूज़ एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और मार्केट भी डिफरेंट है, तो इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। तो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है कि किस मॉडल पे, किस पैटर्न पे जो है वो हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे जी वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट या ब्रांड ख़रीदता है तो वो कितनी प्राइस पे करता है और उसके अगेंस्ट उसको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस चीज़ से वो अपनी वैल्यू की कैलकुलेशन करता है। अब इसमें मैट्रिक्स में देखें कि एक साइड पे प्राइस है जो कि मोर, सेम या लेस हो सकती है, और दूसरी साइड पे बेनिफिट्स हैं वो भी मोर, सेम या लेस हो सकते हैं। तो वैसे तो इसमें 9 डिफरेंट बॉक्सेस बनते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सिर्फ 6 बनेंगी जो ग्रीन कलर में बॉक्सेस दिखाए गए। बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। तो अब वन बाय वन मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे बेनिफिट्स जो हैं वो मोर हैं और प्राइस भी मोर है। इसे मोर फॉर मोर स्ट्रेटजी कहा जाता है। ये उस वक्त अप्लाई करते हैं आप जब आपकी प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर क्लास की है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है और लोग जो है वो उसको पसंद करते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे आप अगर प्राइस ज़्यादा भी चार्ज करेंगे तो लोग उसको ख़रीदना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें उनको वैल्यू नज़र आ रही है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स ख़रीदनी हो, आप चाहते हैं कि एक अच्छे स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स मिलें, तो फिर आप जैपनीज़ प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। ऑल दो वो एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आपको ये भी पता है कि वो ज़्यादा देर चलेंगी भी, उनमें कोई डिफेक्ट्स होने के चांसेस भी बहुत कम हैं, और उनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल होंगी, ईज़िली आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसकी वारंटी वगैरह भी मिलेगी, जो भी बेनिफिट्स हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ मोर फॉर मोर स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई हो रही है। दूसरी ऑप्शन है कि बेनिफिट्स मोर हैं और प्राइस सेम है। ये उस वक्त होता है जब आप किसी प्रोडक्ट पे कुछ इस तरह की प्रमोशन देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट है, आप कहते हैं कि अब 20% ज़्यादा है लेकिन प्राइस वही है, तो बेनिफिट बढ़ गया क्योंकि क्वांटिटी 20% ज़्यादा है, लेकिन प्राइस वही है, तो आप कहते हैं अब 20% ज़्यादा उसी कीमत में। ये कमर्शियल्स के अंदर हाईलाइट किया जाता है। ये सेकंड ऑप्शन थी। थर्ड ऑप्शन है कि बेनिफिट ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो ये और ज़्यादा बेहतर जो स्ट्रेटजी है वो बन जाती है। मिसाल के तौर पे जो हाइपर स्टार है, वहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो एक तो कन्वीनियंस है आपके लिए, एक उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की, और अपनी आप चॉइस के मुताबिक आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। फिर एंटरटेनमेंट भी है आपके लिए, और उसके साथ साथ यानी ये बेनिफिट ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% डिस्काउंट भी है, तो प्राइस आम जो शॉप्स हैं उनके निस्बत कम भी है, तो इसे मोर फॉर लेस स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद है सेम बेनिफिट्स हैं लेकिन प्राइस लेस है। ऐसा उस वक्त होता है कि दो जो ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, फीचर्स एक तरह के हैं, लेकिन एक की जो प्राइस है वो कम है। आप टीवी में एरियल की कमर्शियल देखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि जो सफाई है उसका मेयार महंगे पाउडर जैसा है, लेकिन जो कीमत है वो इतने रुपए कम है। तो वो बेसिकली हाईलाइट कर रहे होते हैं सेम बेनिफिट फॉर लेस प्राइस। और आखिरी जो स्ट्रेटजी इसमें रह जाती है वो लेस बेनिफिट्स फॉर मच लेस प्राइस, यानी बेनिफिट्स कम है लेकिन प्राइस बहुत ही कम है। इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। अगरचे उनमें स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा नहीं है, उनमें ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, डिफेक्ट्स आने के चांसेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हैं। दूसरी साइड पे अगर आप कंपेयर करें तो उनकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम होती है। तो ये बहुत कम प्राइस होना ही लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का बायस बनता है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ख़रीदें। तो इसे लेस फॉर मच लेस स्ट्रेटजी जो है वो कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।